नमस्कार दोस्तों, आशा करते हैं कि आप सब बेहतरीन होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल भी रही होगी। तो जैसा कि दोस्तों अभी रिसेंट्स में जो नोटिफिकेशंस आया है, खासकर रेलवे यूजी के पेपर्स को लेकर, तो अगला महीना आपका 7 मई से एग्जामिनेशंस का शुरुआत हो जाएगा दोस्तों। इसके साथ साथ दोस्तों एसएससी का जो फेज़ 14 का जो सिलेक्शन फेज का जो पेपर है, उसका नोटिफिकेशन आ चुका है। 13 अप्रैल से उसका फॉर्म फिलअप शुरू है। अगला महीना जो है उसका लास्ट डेट है। तो जो बच्चे ऐसे एस्पायरेंट जो एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर रेलवे की कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप वो फॉर्म को फिल कर सकते हैं। हमारा जो आज का ये सेशन है, जिसमें हम लोग सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल का करंट अफेयर के इम्पॉर्टेंट सिनेरियोस को डिस्कशंस करेंगे। और स्पेशली आज का हमारा जो थीम है दोस्तों, वो है हमारा इकोनॉमी एंड फाइनेंस स्पेशल को लेकर के, जिसमें हम लोग डिस्कशंस करेंगे दोस्तों आपका कि सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल, या फिर कह सकते हैं आपका कि अप्रैल के मंथ में जो भी इकोनॉमिक और फाइनेंस के अंदर जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ चला था, उसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा डिस्कशंस कर लेंगे। और सेशन के एंड होने से पहले पहले हम लोग कुछ टॉप एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज़ के ऊपर भी डिस्कशंस कर लिया जाएगा। तो आज के पार्टिकुलर सेशंस का हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव जो मैंने आपसे साझा कर दिया, तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव आज का ये है कि पंजाब नेशनल जो बैंक है उसका 132वां एनिवर्सरी हुआ है। तो हालांकि पंजाब नेशनल बैंक की अगर बात करेंगे हम लोग, तो ये भारत का सेकेंड लार्जेस्ट एक पब्लिक सेक्टर बैंक है। तो अभी हाल ही दिनों में पंजाब नेशनल बैंक के साथ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और कह सकते हैं ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, ये दोनों मर्ज हुई थी। और 132वां जो एनिवर्सरी है राइट नाउ न्यू दिल्ली में हुआ था। तो चलिए हम लोग पंजाब नेशनल बैंक को लेकर के थोड़ा बहुत उसका कुछ इंपॉर्टेंट इवोल्यूशन और करंट अपडेट्स हम लोग जान लेते हैं एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। तो देखिए, अगर हम पंजाब नेशनल बैंक की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो आपका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 19 मई 1894 में। ठीक है, 19 मई 1894 में बेसिकली इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। ठीक है, इसके साथ साथ ये ऑपरेशनलाइज्ड कब से हुआ, मतलब इसका काम कब से शुरुआत हुआ, तो आपका आंसर हो जाएगा 12 अप्रैल 1895 में। ठीक है, शुरुआती दौर में पंजाब नेशनल जो बैंक है उसका जो हेड ऑफिस है दोस्तों आपका, ये हेड क्वार्टर कह सकते हैं, वो लाहौर में था। मतलब प्री पार्टीशंस की अगर हम बात करेंगे तो। इसके साथ साथ पंजाब नेशनल बैंक के जो फाउंडर्स थे जिन्होंने ये पार्टिकुलर बैंक बनाया, हालांकि ये एक प्योरली इंडियन कैपिटल बैंक है, ये भी फैक्ट्स आपको याद रखना है। तो फाउंडर में आप नाम याद रखिएगा लाला लजपत राय साहब। ठीक है, लाला लजपत राय जी। उसके साथ एक और नाम याद रखिएगा, दयाल सिंह मजीठिया। ठीक है, ये भी नाम आपको याद रखना है। देन इसके साथ साथ दोस्तों एक और नाम याद रखना है, लाला हरि किशन लाल। लाला हरि किशन लाल। ठीक है, ये तीन नाम आपको पंजाब नेशनल बैंक से याद रखना है जो इसके फाउंडर्स थे। शुरुआती दिनों में पीएनबी का जो शुरुआत है वो लाहौर से हुआ और उसका मेन ऑफिस भी वहीं था। और अगर इस्टेब्लिशमेंट की बात करेंगे तो आप देख सकते हैं 19 मई 1894 को। ऑपरेशनलाइज्ड कब से हुआ, तो 12 अप्रैल 1895 में हुआ। तो अब यही जो 12 अप्रैल है दोस्तों अभी रिसेंट्स में आया है, तो 2026 में इसका जो है ना 132वां एनिवर्सरी जो है ये हुआ है। और ये बेसिकली जो सेलिब्रेशन हुआ ये कहाँ पे हुआ है, तो आपका दोस्तों न्यू दिल्ली में हुआ है। तो चलिए और भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम लोग जान लेते हैं पीएनबी को लेकर के कि इस पार्टिकुलर इवेंट्स में और क्या क्या चीज़ हुआ है। देखिए, एक फैक्ट्स तो आप लिख लीजिएगा, ये भारत का पहला ऐसा बैंक है जिसको जो स्टार्टेड प्योरली लिख लीजिएगा प्योरली विथ इंडियन कैपिटल। ठीक है, प्योरली विथ इंडियन कैपिटल, यानी कि ये भारत का पहला एक ऐसा बैंक है जो प्योरली इंडियन कैपिटल से इसका शुरुआत हुआ है। ठीक है, ये फैक्ट्स आपको याद रखना है। अच्छा, 2026 तक इस बैंक में क्या क्या इंपॉर्टेंट अपडेट्स हुआ, क्या अचीवमेंट्स हो गया है, उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। पहला अचीवमेंट, अगर हम बात करेंगे पंजाब नेशनल बैंक के डिजिटल अचीवमेंट का, तो लगभग जो बैंक रीच किया है, बैंक जो है वो आपका बेसिकली रीच जो किया है दोस्तों, ये लगभग आपका रुपीस 1 लाख करोड़ डिजिटल ट्रांजैक्शन। ठीक है, डिजिटल ट्रांजैक्शन, तो ये एक फैक्ट्स पहला आप याद रखिएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट, 132वां जो एनिवर्सरी हुआ, तो इसी दिन में जब सेलिब्रेशन चल रहा था तो लगभग 22 नया प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया गया।
22 न्यू प्रोडक्ट्स को बेसिकली आपका दोस्तों लॉन्च किया गया। ठीक है, तीसरा अगर हम बात करेंगे फैक्ट्स का, तो यहाँ पर एक चीज़ याद रखना है कि ये जो सेरेमनी हुआ था, ये कहाँ पे हुआ था, तो यशोभूमि, यशोभूमि। अब ये लोकेशन कहाँ पे है, तो आपका आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली। ठीक है, न्यू दिल्ली, यशोभूमि न्यू दिल्ली। और इसमें लगभग डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर काम करती है, तो कई सारे जो टॉप ऑफिशियल्स है इस पार्टिकुलर मीटिंग्स को सेलिब्रेशंस में अटेंड किए थे, यानी कि डीएफएस डिपार्टमेंट। ठीक है, और आरबीआई के भी बहुत सारे लोग वहाँ पर बेसिकली प्रेजेंट थे। अब थोड़ा सा हम लोग जान लेंगे पंजाब नेशनल बैंक के एवोल्यूशंस के बारे में, कि इसका जो एवोल्यूशन है वो कैसे कैसे बेसिकली आपका हुआ। पंजाब नेशनल बैंक के हम लोग एवोल्यूशन के बारे में जान लेते हैं। देखिए, एक तो मैंने शुरुआत में आपको बता दिया कि लगभग 1894 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ, 1895 12 अप्रैल से इसका ऑपरेशनलाइज्ड हुआ। कुछ समय तक जो इसका कैपिटल था या हेड ऑफिस कह सकते हैं वो लाहौर था। देन आफ्टर उसके बाद लाहौर से ये चला गया कहाँ पे, न्यू दिल्ली में चला गया। मतलब प्रेजेंट में पंजाब नेशनल बैंक का अगर हेड ऑफिस की बात करेंगे तो वो आपका न्यू दिल्ली में है दोस्तों। तो 1947 में क्या हुआ दोस्तों, इसका जो हेड ऑफिस है उसको रीलोकेटेड किया गया, यानी कि रीलोकेट किया गया। और ये बेसिकली कहाँ से रीलोकेशंस हुआ, तो ये बेसिकली आपका दोस्तों लाहौर से कहाँ चला गया, आपका न्यू दिल्ली चला गया। ठीक है, ये फैक्ट्स आपको याद रखना है, ये पहला। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़, भारत के अंदर 1949 में एक कानून आया था जिसका नाम था बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। ठीक है, भारत के अंदर 1949 में एक लॉ आया था जिसका नाम था बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। तो इसी लॉ के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भी नेशनलाइज किया गया था। नेशनलाइजेशन का मतलब होता है कि उसको सरकारी बना देना। ठीक है, बट बाद में इसी कानून के अकॉर्डिंग 1969 में, रिमेंबर 1969 में पंजाब नेशनल जो बैंक थी इसको भी दोस्तों नेशनलाइज किया गया, मतलब सरकारी बनाया गया। ठीक है, ये याद रखना है। अच्छा, क्या 1969 में नॉट ओनली पंजाब नेशनल बैंक को नेशनलाइज किया गया, इसके साथ 13 और बैंक को नेशनलाइज किया गया, यानी कि 13th मेजर बैंक्स को भी नेशनलाइज किया गया। तो 13th मेजर बैंक प्लस एक बैंक पीएनबी, यानी कि 14 बैंक। तो आपके पेपर में कई बार क्वेश्चन आता है कि 1969 में टोटल कितने बैंकों को नेशनलाइज किया गया। आपका आंसर हो जाएगा 14 बैंक, जिसमें से एक नाम पंजाब नेशनल बैंक का भी है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करेंगे तो साल 2020 में पंजाब नेशनल बैंक के साथ दो बैंकों को मर्ज कर दिया गया। एक का नाम पड़ा यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, नॉट यूनियन, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। और एक नाम था आपका ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। अब ये जो दोनों बैंक है इसको मर्ज कर दिया गया किसमें, पंजाब नेशनल बैंक में 2020 में। अब ये जैसे ही मर्ज हुआ तो ये भारत का सेकेंड लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक बन गया। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये कि पहला कौन है फिर, तो बैंक ऑफ बड़ौदा है दोस्तों। और अगर हम बात करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का तो उसका गेम फिर अलग है। हाँ, फर्स्ट लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर जो बैंक है दोस्तों आपका वो हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसके बाद आपका पंजाब नेशनल बैंक, और उसके बाद आप बैंक ऑफ बड़ौदा का नाम ले सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था रिगार्डिंग पीएनबीज को लेकर के। एक लास्ट इन्फॉर्मेशन और आप ऐड ऑन कर लीजिएगा, एक और इन्फॉर्मेशन कि अभी करंट में पंजाब नेशनल बैंक का एमडी और सीईओ कौन है दोस्तों, तो आपका आंसर हो जाएगा अशोक चंद्रा। ठीक है, अशोक चंद्रा। तो मैंने आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन साझा किया रिगार्डिंग पंजाब नेशनल बैंक को लेकर के कि करंट में इसका माइलस्टोन कहाँ तक अचीव हुआ है, देन इसके साथ साथ इसका इस्टेब्लिशमेंट, लाइक इसका एवोल्यूशंस, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में जो था, तो फिर बाद में जाकर के 1969 में नेशनलाइजेशन हुआ पंजाब नेशनल बैंक। फिर इसी बैंकिंग रेगुलेशन से अकॉर्डिंग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भी जो है नेशनलाइज किया गया। 1969 में टोटल मिला करके आपका 14 बैंक को नेशनलाइज किया गया। देन इसके बाद दोस्तों आपका 1980s में टोटल 6 बैंकों को नेशनलाइज किया गया। साल 2019 और 20 के आसपास में कई सारे बैंकों को मर्ज किया गया, जिसमें से एक नाम किसका था आपका, तो पंजाब नेशनल बैंक के साथ 2 बैंकों को मर्ज भी किया गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस मैंने आपसे जो साझा किया ये रिलेटेड टू है आपका दोस्तों पंजाब नेशनल बैंक का 132वां एनिवर्सरी जो 12 अप्रैल 2026 में सेलिब्रेशन हुआ न्यू दिल्ली में। अब हम लोग बढ़ते हैं आज के शाम का जो हमारा मेन करंट अफेयर है बैंकिंग और फाइनेंस को लेकर के, वो है दोस्तों यहाँ पर
कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट को जो है अनचेंज रखा है 2026 में। अब ऐसे बच्चे जो बिल्कुल फर्स्ट क्लास करेंगे मेरा या फिर बाद में वीडियोस देखेंगे, तो अब क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि ये रेपो रेट बेसिकली होता क्या है और ये आरबीआई इसको चेंज और अनचेंज्ड करता क्यों है। देखिए सिंपल है दोस्तों, अगर हम पैसों के बारे में बात करेंगे यानी मनी के बारे में बात करेंगे, तो मनी जो है बेसिकली प्रिंट होता है आरबीआई के प्रेस में। जैसे अभी मेरा जो वीडियोस हम बना रहे हैं ये हम कोलकाता से बना रहे हैं, वेस्ट बंगाल से। तो वेस्ट बंगाल जो है ये ईस्ट जोन में आता है। तो ईस्ट जोन में जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो प्रिंटिंग प्रेस है वो आपका दोस्तों सालबुनी के मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट सालबुनी में है। तो वहाँ से उस प्रेस से जो भी पैसा प्रिंट हुआ वो फिर आरबीआई के मेन लोकेशंस पे आया ईस्टर्न जोन में, जो कोलकाता में प्रेजेंट है। और फिर फाइनली यहाँ से दोस्तों आरबीआई फिर अपॉइंट करता है अलग अलग बैंकों को, जहाँ से पैसा जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूट्स हो जाता है ओवरऑल। लेकिन अब क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि मेरे और आप तक पैसा कहाँ से आता है, तो वो बैंकों के माध्यम से आता है, जो नॉर्मल बैंक है, चाहे वो पब्लिक बैंक हो, प्राइवेट बैंक हो या फिर अदर्स जो भी आपका नॉर्मल बैंक हो सकता है। तो अब यहाँ पर सवाल ये है कि रेपो रेट का मतलब क्या होता है। तो देखिए दोस्तों क्या है कि जब भी कभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मतलब सेंट्रल बैंक हमारे देश का भारत के अंदर किसी भी पार्टिकुलर कमर्शियल बैंक को लोन देता है रिमेंबर रखिएगा, तो उसी पार्टिकुलर लोन के ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेपो रेट बोलते हैं। ये रिमेंबर रखना है पॉइंट। तो इसी रेपो रेट को क्या है दोस्तों आपका अनचेंज रखा गया है। आपके पेपर में डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि करंट में रेपो रेट जो है बेसिकली आपका वो कितना परसेंटेज है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका 5.25% है, जैसा कि हमारे स्क्रीन पे आपको दिख भी रहा होगा। बेसिकली आपका मतलब कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो करंट में रेपो रेट जो अनचेंज रखा गया है वो कितना है आपका दोस्तों, आपका 5.25%। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है कि इट्स मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि ये मॉनेटरी पॉलिसी जो है ये होता क्या है। देखिए सिंपल, मॉनेटरी पॉलिसी जो कमेटी है बेसिकली ये एक 6 मेंबर की एक बॉडी है, छोटी सी, ठीक है ना, जो मीट करती है हर 2 महीने में बॉम्बे के अंदर, और जिसमें ये डिसाइड होता है कि करंट में इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल किया जा सके। इसके साथ साथ और भी चीज़ों के ऊपर काम किया जाता है, लाइक इन्फ्लेशंस हो गया, देन इसके बाद आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो इशू चलता है वो देखा जाता है, इकोनॉमी का ग्रोथ कैसे हो पाए, जीडीपी के बारे में, एम्प्लॉयमेंट्स के बारे में, ये तमाम चीज़ों में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटीज़ का मीटिंग्स में डिस्कशंस किया जाता है। और इनफैक्ट सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है दोस्तों कि किसी भी पार्टिकुलर बैंक को किस रेट ऑफ इंटरेस्ट में लोन देना है वो भी डिसीजन इसी कमेटीज़ का होता है, जिसमें 6 मेंबर होते हैं। तो जब भी आपका मॉनेटरी पॉलिसी का नाम आएगा आपको याद रखना है इससे रिलेटेड क्या, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये बात हमेशा याद रखना है। और जब भी फिस्कल पॉलिसी आएगा तो वहाँ पर टैक्सेशन और बजट आता है, तो वहाँ पर भारत सरकार को आप याद रखिएगा। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए दोस्तों कि कुछ चीज़ें यहाँ पर रखा गया, ये फैक्ट से आपके पेपर में डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा। मतलब रेपो रेट को 5.25% रखा गया, बिल्कुल अनचेंज्ड। अच्छा, उसके साथ साथ जो पॉलिसीज़ था वो न्यूट्रल लेवल पे था। ठीक है। इन्फ्लेशन का जो प्रोजेक्शन किया गया है, मतलब करंट में आरबीआई ने इन्फ्लेशन का जो प्रोजेक्शन किया है फाइनेंशियल ईयर 2027 तक में वो कितना 4.6%, और जीडीपी का जो प्रोजेक्शन है फाइनेंशियल ईयर 2027 में 6.9% है। ठीक है। एक चीज़ मैं और आपको साझा कर देता हूँ, जस्ट यहाँ पर एक चीज़ मैं यहाँ पे साझा कर देता हूँ राइट नाउ। देखिए हमारे स्क्रीन पे आपको आरबीआई का ऑफिशियल वेबसाइट दिख रहा होगा, मतलब ये वाला। ठीक है। हमारे स्क्रीन पे आपको आरबीआई का ऑफिशियल वेबसाइट दिख रहा होगा, और यहाँ पर देखिएगा कुछ इंपॉर्टेंट करंट रेट्स आपको दिख रहा होगा। लाइक पहला तो आपका देखिए पॉलिसी रेपो रेट है 5.25%, देन इसके बाद आप देखिए स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी है 5%, इसके साथ आपका मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है। हालांकि ये जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है ये ओवरनाइट लोन में काम आता है। ठीक है ना, ओवरनाइट जो लोन होती है, मतलब 1 डे लोन अगर किसी भी पार्टिकुलर बैंक को आरबीआई से चाहिए तो वहाँ पर ये एमएसएफ वाला रेट काम करती है 5.50%। देन इसके बाद बैंक रेट आप देख रहे हैं 5.50%। तो बैंक रेट का मतलब होता है कि जब भी किसी कमर्शियल बैंक को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लॉन्ग टर्म के लिए लोन चाहिए तो वहाँ पर बैंक रेट लगता है। ठीक है ना। और रेपो रेट में क्या होगा, शॉर्ट टर्म के लिए दोस्तों, मतलब रेपो रेट में ऑलवेज जो लोन होता है वो 7 डेज मिनिमम होता है, और मैक्सिमम की बात करेंगे तो वो 3 से 6 महीना के बीच में चलता है। मतलब हमारे देश में लोन का सिस्टम जो है वो 2 तरह का है, एक होता है शॉर्ट टर्म, एक होता है लॉन्ग टर्म। तो जो शॉर्ट टर्म लोन है आपका वो 1 दिन से लेके 364 दिन तक, और जो लॉन्ग टर्म लोन है दोस्तों आपका वो 365 से लेके मोर देन 1 ईयर्स तक। तो रेपो रेट में जब भी लोन होगा तो वो क्या होगा, तो रेपो रेट में जब भी लोन होगा वो शॉर्ट टर्म के लिए, और लॉन्ग टर्म में अगर किसी बैंक को लोन लेना है तो वहाँ पर आपका बैंक रेट लगता है, ये रिमेंबर रखना है।
और रेपो रेट में मिनिमम डेज कितना है, तो 7 डेज है, ठीक है। इसके साथ साथ दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट विंडो है जिसका नाम देखिए फिक्स रिवर्स रेपो रेट है, ये करंट में कितना है, तो 3.35%। इसके बाद देखिए रिजर्व रेशियो है दो तरह का, एक होता है CRR यानी कि कैश रिजर्व रेशियो 3% है करंट में, और एक हो जाएगा आपका SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ये करंट में 18% है। बाकी ये सब एक्सचेंज रेट है जो मतलब कि चलते रहता है, फ्लक्चुएशन होते रहता है ओवरऑल। तो मेरा ये उद्देश्य ये था बताने का कि मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है वो दो टाइप से होती है, ठीक है। उसके अंदर दो तरह का टूल्स होता है, एक होता है क्वांटिटेटिव टूल्स, एक होता है क्वालिटेटिव टूल्स। तो जितना भी मैंने परसेंटेज वाला चीज़ बताया वो सब क्वांटिटेटिव टूल्स के अंदर जाता है, जिसमें रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, HDF, MSF, बैंक रेट, ये तमाम विंडो उसके अंदर रहती है, जिसके माध्यम से RBI जो है भारत के अंदर इन्फ्लेशन के साथ साथ बैंकों को कितना लोन देना है, क्या देना है, ये तमाम चीज़ों का कंट्रोलिंग करती है। और इनफैक्ट दोस्तों आपका एक टूल्स और होता है, दैट इज कॉल्ड क्वालिटेटिव टूल्स, उसके माध्यम से भी भारत के अंदर बैंकों को जो है ना रेगुलेट्स किया जाता है, उसको चलाया जाता है ताकि देश का और इकोनॉमी अच्छे से चल पाए ओवरऑल। तो ये जो था हमने आपको यहाँ पे साझा कर दिया। बाकी हमारे स्क्रीन पे जो RBI का ऑफिशियल वेबसाइट है, जिसमें आपको देखिए ब्लू कलर का ये जो लिंक दिख रहा है, इसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का बहुत सारा करंट अफेयर जो है ना चलते रहता है, जो आपके बैंकिंग के पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने ये चीज़ों को साझा कर दिया। अब हम लोग बढ़ते हैं मेन पॉइंट्स की तरफ ओवरऑल। देखिए अब जैसे ही हम आगे जाएंगे तो इसी पार्टिकुलर अनचेंज रेट्स में जो ये अनचेंज जो भी मतलब कि नहीं किया गया है, तो आखिर इसका रीज़न एक्चुअल में क्या है। तो देखिए पहला ये बताया जा रहा है रीज़न दोस्तों आपका कि ग्लोबल जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज़, मतलब ये जो राइट नो अभी वेस्ट एशिया क्राइसिस चल रहा है, मतलब ईरान, USA और इजराइल का ये जो मैटर चल रहा है, जिसकी वजह से भारत पे भी इम्पैक्ट पड़ा था LPG क्राइसिस को लेकर के, आप लोग देख सकते हैं। तो रेपो रेट के अनचेंज्ड करने का जो सबसे बड़ा कारण है कि वो आपका वेस्ट एशिया क्राइसिस है दोस्तों आपका। क्योंकि देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अगर रेपो रेट को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करेगा तो इसके ही माध्यम से जो बैंक का लोन होता है कस्टमर के लिए, या तो वो सस्ता होगा या तो वो फिर मतलब कि बढ़ेगा दोस्तों। तो अब आप खुद ही सोचिए कि अगर किसी बैंक में हम जाते हैं और वहाँ पर लोन अगर सस्ता है मान लीजिए, तो कस्टमर अट्रैक्ट होकर के ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वहाँ से पैसा मतलब कि उठा लेता है एज ए लोन के तौर पर अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। फिर उसी पैसा को दोस्तों क्या है वो अलग अलग प्लेसेस पे खर्चा करता है, यानी कि वो डिमांड्स क्रिएट करता है। अब आप ही मान लीजिए कि एट द सेम टाइम अगर चीज़ों का सप्लाई अच्छा नहीं होगा तो फिर वहाँ से क्या होगा, इन्फ्लेशन होने का चांसेस हो सकता है, लाइक डिमांड और सप्लाई के गैप होने से बेसिकली आपका। तो इसीलिए रेपो रेट को अनचेंज रखा गया। रेपो रेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, रिमेंबर रखना है दोस्तों। इसके साथ साथ आपका करेंसी का वोलेटिलिटीज़, मतलब आप देख सकते हैं मैंने उस वक्त आपको शो किया था, ये आप देख सकते हैं कि अगर आपको एक $1 चाहिए तो लगभग आपका 93.3684 का एक्सचेंज रेट है। हालांकि बीच में बढ़ करके 95 के अप्रॉक्स चला गया था, आप लोगों को याद होगा शायद। वन ग्रेट ब्रिटेन पाउंड चाहिए तो 125 के आसपास चला गया। तो ये जो फ्लक्चुएशन है करेंसी का वोलेटिलिटीज़ जो है ना ये चलते रहता है, जिसकी वजह से भी हमारे पॉलिसीज़ पे इम्पैक्ट पड़ता है दोस्तों, जियोपॉलिटिकल टेंशन्स की वजह से। इसके साथ साथ दोस्तों भारत का अगर हम कह सकते हैं ग्रोथ, तो वो 6.9% के आसपास 27 में जो है बताया गया है RBI के अकॉर्डिंग, तो इसको भी लेके चलना है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कह सकते हैं जिसको रेपो रेट को अनचेंज रखा गया है ओवरऑल। आई होप सो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा जो मैंने आपके साथ साझा किया बेसिकली आपका। अब हम लोग बढ़ेंगे आज के पार्टिकुलर शाम का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है टॉप एक्सपेक्टेड MCQs, जिसमें हम लोग कुछ क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग डिस्कस करके उसका हम लोग डिटेल एनालिसिस भी कर लेंगे। बट इससे पहले दोस्तों ये है कि जो सीज़ फायर एग्रीमेंट्स हुआ था इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर, वहाँ पर 21 घंटा का जो टॉक हुआ था बेसिकली वो पाकिस्तान के अंदर ईरान, इजराइल और USA के मैटर्स को लेकर के वो फेल्ड हो चुका है। अब आने वाले दिनों में देखिए क्या होता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के कई सारा जो स्टोरी, कई सारा न्यूज़ तो चल ही रहा है ओवरऑल। तो यही प्रे रहेगा कि भारत के ऊपर इम्पैक्ट ज़्यादा कुछ ना ही आ पाए और सब चीज़ तमाम चीज़ें अच्छे से स्टेबल हो जाए। और अभी रिसेंट्स में आप देख सकते हैं बहुत सारी जगहों पे असेंबली इलेक्शन भी है, इनफैक्ट खुद बंगाल में भी है और इससे पहले आसाम, केरलम और पुडुचेरी में हो भी चुका है। तो ये भी एक आपके करंट अफेयर का पार्ट है। बाकी बहुत सारी चीज़ें तो चलते रहता है। इस वीक का जो सबसे टॉप लेवल पे करंट अफेयर है वो RBI का रेपो रेट का अनचेंज्ड है, लाइक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का मीटिंग है दोस्तों। तो चलिए आज के पार्टिकुलर शाम का हम लोग का पहला जो क्वेश्चन हो जाएगा ये स्पोर्ट्स के सेक्शन से है कि इनमें से कौन सा वो ओनली इंडियन मेल बॉक्सर है, ओनली रिमेंबर, जिसने एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2026 में गोल्ड मेडल जीता है। अब देखिए
जिन बच्चों का अपकमिंग रेलवे यूजी का पेपर है वहाँ पर करंट अफेयर्स में दोस्तों स्पोर्ट्स का सेक्शन काफ़ी अच्छे से पढ़ना होगा आपको, और लगभग मान के चलिए कि 1 साल का जो सेक्शन है करंट अफेयर का उसको बाय हार्ट बहुत अच्छे से तैयार करना होगा खासकर आपको, क्योंकि रेलवे का फेवरेट जोन है स्पोर्ट्स सेक्शन करंट अफेयर्स के अंदर, वहाँ से क्वेश्चंस बनेगा। तो देखिए एशियन बॉक्सिंग जो चैंपियनशिप है दोस्तों आपका 2026 में, इसमें गोल्ड मेडल किसको मिला? सचिन सिवाच या विश्वनाथ सुरेश या फिर अमित पंघल या फिर शिवा थापा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विश्वनाथ सुरेश के बारे में। तो अब यहाँ पर कुछ हम लोग एडिशनल इन्फॉर्मेशन कर लेते हैं एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप को लेकर के। देखिए एशियन जो बॉक्सिंग चैंपियनशिप दोस्तों ये कंक्लूड जो हुआ था, ये जो बेसिकली आपका कंक्लूड हुआ था, ये कंक्लूड कहाँ पे हुआ था? तो एक जगह है उलान बतार, और ये उलान बतार आपका मंगोलिया में है दोस्तों, मंगोलिया में है, जहाँ पर ये कंक्लूड हुआ था 2026 का इवेंट, ठीक है। दूसरी बात, इस पार्टिकुलर चैंपियनशिप में भारत को कह सकते हैं फर्स्ट पोजीशन मिला, मतलब सबसे ज़्यादा कह सकते हैं मेडल्स मिला दोस्तों आपका। टोटल भारत को मिला इसमें 16 मेडल, ठीक है, इस पार्टिकुलर चैंपियनशिप के अंदर। अगर हम बात करेंगे सेकंड नंबर पे दोस्तों, सेकंड नंबर पे, तो सेकंड नंबर पे आप लिख सकते हैं कजाकिस्तान, ठीक है, ये एक सेंट्रल एशिया का पार्ट है कजाकिस्तान। तो कजाकिस्तान को टोटल कितना मिला आपका? तो 6 मेडल मिला दोस्तों आपका, ठीक है, 6 मेडल आपको मिला। अच्छा, अब इसी मेडल्स में एक नाम जो आप देख रहे हैं विश्वनाथ सुरेश के नाम से, दिस वन, इनको जो दोस्तों आपका गोल्ड मेडल मिला है, जिससे आपसे पेपर में क्वेश्चंस पूछा गया। अच्छा, गोल्ड मेडल जो इनको मिला है वो मेंस कैटेगरी में, मेंस 50 केजी की कैटेगरी में इनको मिला है दोस्तों, ये भी फैक्ट्स आपको याद रखना होगा, ठीक है। अच्छा, भारत के ही तरफ से महिला एक जो थी, वोमेंस जो थी, इनको 48 केजी में, 48 केजी में दोस्तों, 48 केजी में इनको गोल्ड मिला है, 48 केजी में इनको गोल्ड मिला है, जिनका नाम है मीनाक्षी हुडा। ये भी नाम आपको याद रखना है, मीनाक्षी हुडा, ठीक है। अच्छा, कुछ ऐसे प्लेयर हैं जो ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैं, ठीक है, ब्रॉन्ज मेडलिस्ट भी हैं, तो उनमें एक नाम आप याद रख लीजिएगा निखत जरीन के नाम से, ठीक है, निखत जरीन, ये काफ़ी फेमस प्लेयर हैं निखत जरीन, और इनको जो दोस्तों मिला है आपका वो है ब्रॉन्ज मेडल मिला है, और इनका जो कैटेगरी है दोस्तों वो 51 केजी है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पर आपको साझा कर दिया रिगार्डिंग इसको लेकर के। अच्छा, एशियन चैम्पियनशिप का जो अपकमिंग इवेंट्स है उसका भी थोड़ा सा आप डिटेल्स लिख लीजिएगा, ये भी आपके पेपर्स में काम आएगा, ठीक है। एशियन चैम्पियनशिप का जो अपकमिंग इवेंट्स है 2026 में, तो इसमें से कौन कौन सा इवेंट्स है दोस्तों अपकमिंग में? तो पहला आप कर लीजिएगा अंडर 15 एंड अंडर 17, ये इवेंट्स होने वाला है दोस्तों आपका मई 2026 को, और ये होने वाला है कहाँ पे? तो ताशकंद में, ताशकंद, ठीक है, ये लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसके बाद अंडर 19 और अंडर 23, ये जो बेसिकली होने वाला है दोस्तों आपका, ये जुलाई में होगा 2026 में, और ये बेसिकली होगा कहाँ पे आपका? तो ये चलेगा आपका जकार्ता में, ठीक है, जकार्ता। और तीसरा अगर हम बात करेंगे एशियन गेम्स बी फॉर बॉक्सिंग, ये चलेगा दोस्तों आपका सितंबर अक्टूबर 2026 में, और ये होगा कहाँ पर आपका? तो नगोया, ठीक है, नगोया। तो ये मैंने कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दिया रिलेटेड टू एशियन चैंपियनशिप या गेम्स को लेकर के, जो आने वाली इवेंट्स है जहाँ से आपके पेपर में क्वेश्चन रह सकता है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हमारे शाम का जो है सबसे इंपॉर्टेंट नेक्स्ट क्वेश्चन, कि विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट स्कीम सिग्निफिकेंटली कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द ग्रोथ ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड रूफटॉप सोलर कैपेसिटी इन इंडिया ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 25 और 26। देखिए हमारे भारत के अंदर एक स्कीम लॉन्च हुआ था रूफटॉप सोलर पैनल लगाने के लिए, तो इनमें से कौन सा वो स्कीम है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, इट इज कॉल्ड प्रधानमंत्री सूर्या घर मुफ्त बिजली योजना। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, प्रधानमंत्री सूर्या घर मुफ्त बिजली योजना। अच्छा, इसमें से एक और स्कीम है पीएम कुसुम, ये भी काफ़ी चर्चा में रहता है पीएम कुसुम। तो पीएम कुसुम जो है ये स्कीम 2019 में लॉन्च हुआ था, ठीक है। हालांकि मेरा एक और क्लास होगा थीम्स के अकॉर्डिंग, जिसमें हम गवर्नमेंट स्कीम्स का तमाम स्कीम्स को डिस्कशंस कर देंगे 1 से 2 पार्ट में, जो अपकमिंग पेपर्स में काफ़ी आपका हेल्प करेगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि व्हाट
व्हाट वाज अ मेजर टेक्नोलॉजिकल फीचर इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन ऑल पोलिंग स्टेशन, जो मैंने आपसे कहा करंट में जो इलेक्शन का चल रहा है टाइम पीरियड, ड्यूरिंग द 26 असेंबली इलेक्शन असम, केरलम एंड पुडुचेरी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, ऑप्शन नंबर हाँ बी, 100% लाइव वेब कास्टिंग ऑफ पोलिंग स्टेशन। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 100% जो लाइव है पोलिंग स्टेशन का जो है वेब कास्ट होगा, ये तमाम अलग अलग असेंबली इलेक्शंस में दोस्तों। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि वर्ल्ड होम्योपैथी डे ये ऑब्जर्व एवरी ईयर होता है 10 अप्रैल को टू कॉमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि किसके बर्थ एनिवर्सरी के लिए बेसिकली ये जो है ना होता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सैमुअल हैनेमन। ठीक है, अच्छा सैमुअल जो हैनेमन है इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था एक चीज़ को, आप लिखिएगा लाइक क्योर्स लाइक, ठीक है, लाइक क्योर्स लाइक। अच्छा, वर्ल्ड होम्योपैथी डे से एक चीज़ और याद आ गया दोस्तों, यहाँ पर एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो आपको यहाँ पर ऐड कर लेना है, मतलब ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन अलग सा, महापरि निर्वाणा दिवस ये कब होता है दोस्तों आपका, तो आपका आंसर हो जाएगा 6 दिसंबर को। अच्छा, किसके लिए होता है, किसके लिए होता है, तो बेसिकली दोस्तों क्या है ना कि 6 दिसंबर 1956 में हमारे भारत के पहले लॉ मिनिस्टर कह सकते हैं और हमारे संविधान के जो है ना ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन मेन आर्किटेक्चर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब का जो है ना जन्मदिन है दोस्तों आपका। ठीक है, 14 अप्रैल 1891 में इनका जो है ना जन्म हुआ और लगभग 6 दिसंबर 1956 में इनका डेथ हुआ। ठीक है, तो जब इनका डेथ हुआ तो हालांकि जन्म से लेके बहुत सालों तक ये शेड्यूल कास्ट हिंदू थे। आई थिंक अक्टूबर के मंथ में इन्होंने अपने धर्म का कन्वर्ट करवा के बुद्धिज़्म में चले गए और बुद्धिज़्म धर्म में ही रहते हुए 6 दिसंबर को इनका जो है ना डेथ हो गया। तो बुद्धिज़्म धर्म में जो भी लोग मर जाते हैं वो निर्वाणा हो जाते हैं, तो और जो महापुरुष होते हैं वो महापरिनिर्वाणा हो जाते हैं। तो 6 दिसंबर का जो दिन है दोस्तों आपका वो बी.आर. अम्बेडकर साहब के लिए है, जिसमें हम लोग महापरिनिर्वाणा दिवस जो है ना वो मतलब के मनाते हैं दोस्तों। आपका 1956 में उनका डेथ हुआ था। और अगर हम बी.आर. अम्बेडकर साहब की बात करेंगे तो बहुत सारी और भी चीज़ें हैं ओवरऑल बी.आर. अम्बेडकर साहब से रिलेटेड, चाहे वो आप कह सकते हैं कि उनके नाम से एक किताब था बुद्धा और कार्ल मार्क्स के नाम से, फिर उसके बाद फिर कह सकते हैं कि 1932 में मॉडर्न हिस्ट्रीज़ के अंदर उन्होंने पूना पैक्ट साइन किया था। पूना पैक्ट हालांकि जो साइन हुआ था उसमें मदन मोहन मालवीय साहब थे और शेड्यूल कास्ट हिंदू समाज से कह सकते हैं डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब थे, और ये मुलाकात गांधी जी से हुआ था पूना के येरावड़ा जेल में। उसके बाद अंग्रेज़ों ने 3 इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस बुलाया था, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के नाम से, आरटीसी के नाम से, जो बी.आर. अम्बेडकर साहब उसको जाकर के अटेंड किए थे लंदन में। 1927 में बी.आर. अम्बेडकर साहब महर सत्याग्रह चलाए थे, है ना, महर सत्याग्रह चलाए थे। इसके साथ साथ दोस्तों 1906 में बी.आर. अम्बेडकर साहब का जो है ना शादी हुआ, और 1907 में दोस्तों बी.आर. अम्बेडकर साहब जो है मैट्रिकुलेशंस के एग्जामिनेशंस को जो भी दिए थे। अगर आप एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा तो बहुत सारा जो फैक्ट्स है बी.आर. अम्बेडकर साहब के ऊपर, वहाँ से आपके पेपर में क्वेश्चंस बनेगा। मतलब पहले देश के लॉ मिनिस्टर हो गए, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन हो गए, आर्टिकल 32 जिसको हम लोग हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस कहते हैं, उनको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ भी कहते हैं, जो बी.आर. अम्बेडकर साहब का कहना है। यानी कंप्लीट आर्किटेक्चर, डिज़ाइनर, एथॉस, फिलोसफी, ये तमाम चीज़ें एक पर्सनैलिटी में है विच इज़ कॉल्ड बी.आर. अम्बेडकर साहब दोस्तों। और फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का अगर स्थापना भी हुआ है दोस्तों आपका, तो उनका एक किताब था द प्रॉब्लम ऑफ द इंडियन रुपीज़, जो उन्होंने रिपोर्ट जो है सबमिट्स किया था लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से। वहीं से जो है ना फिर अंग्रेज़ों का एक कमिटी था हिल्टन यंग, वहाँ से वो कॉपी किया आइडिया को, और फिर फाइनली दोस्तों 1934 में कानून बन करके 1935 से आरबीआई का शुरुआत भी हुआ है। तो मैंने आज के सेशन में आपको वर्ल्ड होम्योपैथी डे के बारे में जो भी बता दिया, थोड़ा बहुत मैंने बी.आर. अम्बेडकर साहब के बारे में डिस्कशंस कर दिया। आज के शाम का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों विच इज़ कॉल्ड के द प्रपोज्ड 2 वीक सीज फायर, जिसके बारे में मैंने डिस्कस किया था, है ना, सीज फायर लाइक जो हुआ 14 दिनों का और 21 घंटे का जो टॉक हुआ सब बेकार हो गया दोस्तों। ठीक है, बिटवीन द यूएस एंड ईरान इज प्राइमरीली लिंक थ्रू विच स्ट्रैटेजिक लोकेशंस। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दोस्तों। ठीक है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अच्छा, जो बच्चे ऐसे हैं जिनको पता नहीं स्ट्रेट क्या होता है, तो देखिए बेसिकली क्या है, 2 वाटर बॉडीज़ को जो है ना कनेक्ट करता है एक छोटा सा लैंड मास एरिया, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेट होता है। तो अभी करंट में क्या है ना, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज काफ़ी न्यूज़ में है, जिसमें कई सारी चीज़ें ओवरऑल चल रही है।
तो आज के पार्टिकुलर सेशन का हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव्स था, इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस को लेकर के इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ साझा करना। इसके साथ साथ दोस्तों कुछ एडिशनल क्वेश्चंस के साथ आपको अपडेट्स रख लेना। और एक और इम्पॉर्टेंट है, हंगरी में जो इलेक्शंस हुआ था राइट नाउ, तो वहाँ पर एक पार्टी है जिसका नाम है पीटर मागियार की एक पार्टी है, तिस्जा पार्टी के नाम से, वो जीत चुकी है। ये भी आपका अपडेट है दोस्तों, रिमेंबर रखना है। बाकी चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीक हम लोग अच्छे से एक प्यारे से सेशन के साथ, कुछ इंपॉर्टेंट थीम्स के साथ। इसका पीपीटी एंड पीडीएफ आपको जो दोस्तों मिल जाएगा, जिससे आपके करंट अफेयर्स में काफ़ी हेल्प होगा। बाकी मिलते हैं, मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट अदनान सर। जय हिंद दोस्तों।